हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन फंक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस, इन्वर्टिबल फंक्शंस, काउंटिंग ऑफ फंक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट, इवन एंड ऑड फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो लेट सपोज कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स। तो अगर आप किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं तो आपका जो प्री डिफाइंड फंक्शन एफ एक्स है वो किस तरीके से चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एफ एक्स में लेता हूँ 2x और एक एफ एक्स लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ले लिए दो फंक्शन। एफ इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसे होगा? इस तरीके से। y इक्वल टू एक्स कहाँ होगा? यहाँ पर। ये है y इक्वल टू एक्स, ये है y इक्वल टू 2x। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा? इस तरीके से। तो अगर इसमें आप कोई कांस्टेंट नंबर का ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, का मतलब क्या हुआ? अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर रहे हैं या एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर रहे हैं, तो इन फंक्शन की वजह से, मतलब इन कांस्टेंट की वजह से हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो किस तरीके से चेंज होगा, वो हमको देखना है। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें शिफ्ट होता है आपका वर्टिकल शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट होता है? वर्टिकल शिफ्ट, ठीक है। कितने तरीके के शिफ्ट हैं? दो तरीके के। अगर ये प्लस के हो रहा है, मतलब के क्या है? अगर पॉजिटिव है, के क्या है? पॉजिटिव है, तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा? अप। और अगर के नेगेटिव है तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा? डाउन। का मतलब क्या है? अब अगर मैं कर रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो मेरा जो ग्राफ है वो 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो अगर मैं अब नया ग्राफ ले रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, तो उसमें ग्राफ क्या हो जाएगा मेरा? 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कितनी यूनिट्स? 2 यूनिट्स, क्योंकि मैंने क्या किया है? प्लस 2 किया है। अगर मैं माइनस 2 करूंगा, क्या करूंगा? माइनस 2, तो मेरा ग्राफ क्या होगा? 2 डिजिट्स, 2 यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? प्लस के होगा तो ऊपर शिफ्ट होगा ग्राफ, और अगर माइनस करेंगे तो नीचे शिफ्ट होगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। क्लियर हो गया सबको? वर्टिकल शिफ्ट कैसे होता है, ये वाला क्लियर है? मेन क्या याद रखना है आपको? ये अगर के पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा एफ एक्स का, और अगर के नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा। नेक्स्ट करते हैं। ये वाला, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, एग्जांपल लेता हूं मैं दो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया, एक्स स्क्वायर ही ले लो, ठीक है। तो अगर मेरे को इसमें एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको पता है ये वाला होता है। अगर मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ के, क्या कर रहा हूँ मैं? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में मैं कर रहा हूँ एक्स माइनस के, मतलब मैं रख रहा हूँ एक्स माइनस 4 रख दिया। तो मतलब एक्स को किससे रिप्लेस करना है? एक्स माइनस 4 से। तो अब इसका ग्राफ किस तरीके से चेंज होगा हमको ये देखना है। तो अगर ये देखो, अब मैं ये टर्म, जो पूरा टर्म है ये जीरो कब होगा? मैं एक्स की क्या वैल्यू रखूँ कि पूरा टर्म जीरो हो जाए? तो 4 रखोगे, तो इसका मतलब क्या है? ये जो ग्राफ है वो किस में चेंज होगा? 4 रखने पे क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। तो मतलब यू शेप अब ऐसे बनेगा, यहां शिफ्ट हो गया, तो मतलब ग्राफ किस साइड शिफ्ट हुआ? राइट साइड शिफ्ट हुआ है। और कितनी यूनिट शिफ्ट होगा? 4 यूनिट, क्योंकि 4 पे क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो मतलब ये वाला ग्राफ क्या देता है, मतलब इस टाइप का जो फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या देगा आपको? हॉरिजेंटल में क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। तो ये रहेगा आपका हॉरिजेंटल शिफ्ट। हॉरिजेंटल शिफ्ट कैसे? अगर के की वैल्यू पॉजिटिव है, के क्या है? पॉजिटिव है, और के क्या है? नेगेटिव है,
अगर के पॉजिटिव था अभी, यहाँ पे के क्या था, पॉजिटिव, अंदर वाला जो सिंबल है वो उसके जनरल फॉर्म के अंदर है, उसको हमको नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, के की वैल्यू हमने +4 ली, तो 4 की वजह से ग्राफ कहाँ शिफ्ट हुआ है, राइट साइड में शिफ्ट हुआ है, तो मतलब पॉजिटिव पे कहाँ शिफ्ट होगा, राइट में, और नेगेटिव के लिए कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। क्लियर है, नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे। एफ एक्स अगर -x कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अब वैल्यूज को ही चेंज कर दिया जाए माइनस साइन लगा के, तो इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल लेते हैं आपका x³ लेते हैं। x³ का ग्राफ कैसे होता है, तरीके से, ठीक है, ये ग्राफ होता है किसका, x³ का। अब -x करने से क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव पर जो आंसर मिल रहा था वो किस पे मिलेगा, नेगेटिव पे मिलेगा, मतलब ये पॉजिटिव वाला जो पार्ट है अब वो कहाँ आ जाएगा, नेगेटिव वाले के लिए, और नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाले के लिए। तो ये राइट का लेफ्ट और ये लेफ्ट का राइट, इसका मतलब क्या हुआ, सिमिट्री ऑन या फिर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे अगर मिरर रखोगे तो जो रिफ्लेक्शन आएगा इस पार्ट का किधर आएगा, इस साइड आएगा, कहाँ आएगा इसका रिफ्लेक्शन, अगर यहाँ पे मिरर है इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, इस साइड, और इसका रिफ्लेक्शन साइड। तो येलो वाला ग्राफ किसका है, x³ का, और ये वाला ग्राफ किसका है, -x³, ये वाला ग्राफ x³, समझ में आ गया। तो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस पे मिरर रखना है और वैल्यूज को क्या कर देना, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। ये वाला समझ में आ गया सबको, ये वाला इजी था। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये हर किसी के लिए फॉलो होता है, ठीक है। अगर मैं फंक्शन के बाहर माइनस लगा देता हूँ, क्या करता हूँ, फंक्शन के बाहर माइनस लगा देता हूँ, तो जो वैल्यू पहले पॉजिटिव आ रही थी वो क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। तो ग्राफ लेते हैं, अब एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, e की पावर x। e की पावर x का ग्राफ कैसे होता है, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो 1/e कहाँ चला जाएगा, 1/e, तो नीचे वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो पूरा नंबर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, तो मतलब 0 के पास रहेगा ये। फिर x = 0 पे क्या वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी, फिर उसके बाद ये बड़ा होता जाएगा। ये ग्राफ किसका है, e की पावर x का, ठीक है। अगर मैं इसके बाहर माइनस लगा दे रहा हूं तो वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, नेगेटिव में मिलेगी। तो अब ये जो अभी वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी +1, वो अब क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। यहां पर जो पॉजिटिव में आंसर आ रहा था वो अब किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं। तो येलो वाला ग्राफ किसका हो गया, e की पावर x का, और व्हाइट वाला ग्राफ -e की पावर x का। तो क्या चेंज दिख रहा है आपको, कहीं दिख रहा है मिरर कहाँ रखा हुआ है, क्या y एक्सिस पे मिरर रखा है या फिर x एक्सिस पे, x एक्सिस पे। तो ये रिफ्लेक्शन किसके अलोंग हो गया, x एक्सिस के अलोंग। समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। तो जो भी ग्राफ आपका बना है, अगर नीचे ग्राफ बना है तो वो ऊपर आ जाएगा, और अगर ऊपर बना है तो वो नीचे आ जाएगा। और अगर वैल्यूज के अंदर कर रहे हो, x³ की जगह पे क्या कर रहे हो, -x³, तो ये आएगा, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। अच्छा, अगर इसी वाले में जो x³ वाला है, अगर कोई बोलेगा कि नहीं सर इसमें भी एक बार करके दिखाओ, तो अगर x³ में तुम लोग चाहते हो क्या कि -x³ का भी तो बताओ, -x³ का क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, x एक्सिस पे क्या करना है, मिरर रखना है। तो x³ का ग्राफ क्या है, ये है, यहाँ पे मिरर रखूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये पार्ट नीचे आ जाएगा और ये पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो ग्राफ भी कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। समझ में आ गया। अब सेम आ रहे हैं ये x³ का ग्राफ, वो -x³ का ग्राफ और -x³ का ग्राफ सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि ये जो माइनस है इसका तुम क्यूब करके क्या कर सकते हो, उसको बाहर निकाल सकते हो। तो -x³ का होल क्यूब मतलब -x का होल क्यूब -x³ के इक्वली होता है।
इसीलिए इन दोनों के ग्राफ क्या हैं, सेम है। ये समझ में आ गया, ये दोनों ग्राफ क्या हैं, सेम है। मैं क्लियर हो गया ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। अब कोई भी थोड़ा बहुत चेंज होके आएगा तो उसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो नोट कर लो पहले।
लग गए, कौड़े लग गए, झूठा। इतने अच्छे से आया था सेक्शन भी। 13 मिनट का बहन। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अब एग्जिस्टेंस कंडीशन, मतलब वो फंक्शन कब इन्वर्टेबल होगा। कोई फंक्शन को हम कब बोलेंगे कि वो इन्वर्टेबल है, ऐसी क्या कंडीशंस को वो फॉलो करे कि हम बोले कि वो फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है। अब वो दोनों कंडीशन तुम लोग खुद निकालोगे यहां से। इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है, राइट साइड से लेफ्ट में वैल्यूज को क्या करेगा, वापस लेके आएगा। ये दोनों ही फंक्शन है, किसी को डाउट है, लेफ्ट साइड सारे एलिमेंट्स कवर है, किसी भी एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं है, मतलब दोनों क्या है, डिफाइंड फंक्शन है। अब ये बताओ, अगर मेरे को यहाँ से जी फंक्शन निकालना है, कौन सा फंक्शन निकालना है, जी। जी के लिए ये क्या बन गया, अब उसका डोमेन बन गया। जी कहाँ से इनपुट ले रहा है, उसके लिए इनपुट ये है। जी के लिए इनपुट क्या हो गए, ये वाले हो गए। तो अगर मैं इसको अगर वैसे कर दूं जैसे तुम लोग समझ पाओ, अगर मैं इसको लेफ्ट में कर दूं, जी कहाँ से जा रहा है, लेफ्ट से राइट, एफ कहाँ से आ रहा है, राइट से लेफ्ट। तो अब देखो, की को फंक्शन बनने के लिए लेफ्ट में सारे इनपुट के लिए क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन क्या इन जो लेफ्ट में डोमेन में एलिमेंट हैं, क्या इनके लिए इमेज है, नहीं है। क्या मतलब ये जी फंक्शन बनेगा, नहीं बनेगा। जब ये जी फंक्शन ही नहीं बनेगा तो उसका इनवर्स फंक्शन कहाँ से बनेगा। का मतलब क्या है, यहाँ एलिमेंट बचने नहीं चाहिए। ये कौन से एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट है, ये इन्हीं एलिमेंट की बात हो रही है। ये एलिमेंट अगर यहाँ नहीं बचते तो यहाँ भी नहीं बचते, तो इसका मतलब क्या है, इन सबके पास क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, फंक्शन एफ कैसा होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। अगर फंक्शन ऑन टू होगा तो राइट में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेंगे। इसमें क्या दिक्कत है, अगर मैं यहाँ से जी को लेके आता हूँ, राइट साइड सारे कवर है, मतलब इसके डोमेन के सारे एलिमेंट कवर है। लेकिन यहाँ से एक इनपुट के लिए कितने हो जाएंगे, जी के लिए दो आउटपुट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, एक इनपुट पे दो आउटपुट मिल रहे हैं। क्या जी फंक्शन होगा, जी फंक्शन नहीं होगा। तो इनवर्स फंक्शन कैसे होगा। इसका मतलब क्या है, ये दो इमेज नहीं होनी चाहिए। ये दो इमेज का मतलब क्या है, ये दो इमेज अगर आ रही हैं और मैं चाह रहा हूं कि दो इमेज ना आए, देखते हैं इस साइड करके लेफ्ट में क्या दिक्कत आ रही है इसको। लेफ्ट में यहां से हो गया ये कन्वर्ट, ये क्या है मेरा एफ, और ये है आपका, तो ये क्या हो रहा है, लेफ्ट से दो में जा रही है, इसके लिए ये डोमेन है, डोमेन में एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते, तो फंक्शन नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम कब आई, जब दो इनपुट के क्या हो रहे थे, सेम आउटपुट हो रहे थे। अगर सबके एक एक इनपुट चाहिए, मतलब एक एक आउटपुट चाहिए एक एक इनपुट के लिए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। तो मतलब एफ को क्या होना पड़ेगा, वन वन फंक्शन होना पड़ेगा। अगर वन वन होगा तो दो इनपुट के सेम आउटपुट नहीं होगा। अगर दो इनपुट के सेम आउटपुट नहीं होगा तो जब वापस लेकर आएंगे जी की तरफ, तो एक इनपुट के दो आउटपुट भी नहीं होंगे। समझ में आ गया। तो फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, ऑन टू एंड वन वन, तभी फंक्शन क्या बनेगा, इन्वर्टेबल बनेगा। फंक्शन मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू। ये बात क्लियर है, वन वन और ऑन टू क्यों चाहिए, समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब ये किस बला का नाम है,
वर्टिकल लाइन समझ में आ गई होगी कौन सी लाइंस होती है। तो हम लोग इसका यूज करेंगे ग्राफ को चेक करने, मतलब कर्व को ये चेक करने में क्या वो फंक्शन है या फिर नहीं है। ये कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, सबको याद है। ये क्या है, सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये पढ़ोगे कॉनिक सेक्शन में, ठीक है। ये क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये भी कॉनिक सेक्शन में पढ़ोगे। ये है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलता है कि अगर आप वर्टिकल लाइन कोई भी ड्रॉ करो अपने ग्राफ कर्व के ऊपर, कर्व के ऊपर कहीं भी, कितनी भी, तो अगर आपको कोई भी एक ऐसी वर्टिकल लाइन मिल जाती है, कैसी मिल जाती है, कोई भी अगर एक वर्टिकल लाइन मिल जाती है जो आपके कर्व को एक से ज्यादा जगह कट कर रही है, मतलब 2 पे कट कर रही है, 3 पे या 4 पे, एक से ज्यादा अगर कट कर रही है, तो वो जो आपका कर्व है वो फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर पॉइंट है मान लो, तो ये मान लो इनपुट है आपका 2, तो 2 पर एक वैल्यू ऊपर भी मिल रही है और एक वैल्यू नीचे भी मिल रही है, तो 2 पे कितनी वैल्यू मिल रही है, 2 वैल्यूज मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए देख लो, ठीक है, अगर मैं x इनपुट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं मैं इनपुट, -2, 4 ले लो, ठीक है। 4 का अगर मैं रूट ले रहा हूं तो प्लस का 2 भी मिलेगा और माइनस का 2 भी मिलेगा, क्यों, क्योंकि इस y x इक्वल टू वाई स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स, जब स्क्वायर को उधर ले जाते तो क्या आता है, प्लस और माइनस, तो 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 2 और माइनस का 2, तो एक प्लस का 2 भी मिल रहा है और एक माइनस का 2 भी मिल रहा है, तो मतलब एक वैल्यू रखी मैंने 4 और मेरे को आंसर कितने मिले, 2। क्या ये फंक्शन की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, एक इनपुट पे कितने आउटपुट मिल रहे हैं, 2 आउटपुट मिल रहे हैं। यहाँ भी क्या हो रहा होगा, एक इनपुट पे कितने आउटपुट मिलेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है, जो वर्टिकल लाइन है, वो फंक्शन ग्राफ को सिर्फ कितनी जगह कट करनी चाहिए, सिर्फ एक जगह। समझ में आ गया, तो ये सिर्फ एक जगह कट कर रहा है तो ये फंक्शन है, ये 2 जगह कट कर रहा है तो फंक्शन नहीं है, ये भी 2 जगह कट कर रहा है तो ये भी फंक्शन नहीं है। अ कर्व, डेफिनेशन लिख लो उसकी, अ कर्व इज अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन, लिख लो, इज नॉट अ फंक्शन इफ अ वर्टिकल लाइन, इफ एनी वर्टिकल लाइन, कोई भी वर्टिकल लाइन एक मिल जाए, इफ एनी वर्टिकल लाइन intersects a curve more than once, मतलब वो फंक्शन नहीं होगा अगर वो उस ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर रहा है, एक बार कर ले कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसने 2 बार काटा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। तो नोट कर लो जल्दी, कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट पे। अब हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट किस किस चीज के लिए बना है, ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया, किस किस के ग्राफ हैं ये, जल्दी बताओ, कौन कौन सी फंक्शन है ये है आपका एक्स स्क्वायर का, ये है ई की पावर एक्स का, और ये है लॉग एक्स का। अब वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट जो है वो हमारा बना है 1 1 को चेक करने के लिए, किसको चेक करने के लिए, 1 1 को। अब ये 1 1 कैसे चेक करता है, अगर वर्टिकल वो हॉरिजेंटल लाइन अगर आपके कर्व को 2 जगह पर कट कर रही है, मतलब एक बार यहाँ भी कर रही है और एक बार यहाँ भी कर रही है, इसका मतलब क्या है, वाई पर आउटपुट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो अगर मैं लेता हूँ प्लस का 3 तो आंसर क्या मिलेगा, 9। अगर मैं लेता हूँ माइनस का 3 तो भी आंसर क्या मिलेगा, 9। तो इसका मतलब क्या है, 2 अलग अलग इनपुट पर
+3 और -3 पर क्या मिल रहा है? सेम आंसर मिल रहा है। तो क्या ये 1 1 हुआ? 1 1 क्या था हमारा कि हर इनपुट के पास एक अलग आउटपुट होना चाहिए या फिर हर आउटपुट के पास एक यूनिक इनपुट होना चाहिए। एक आउटपुट के पास दो इनपुट नहीं होने चाहिए। तो इस 9 की कितनी प्री इमेज हैं? 2 +3 और -3। तो मतलब ये फंक्शन क्या है? 1 1 नहीं है। क्या ये ग्राफ को दो जगह कट करेगा? नहीं करेगा। तो ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 है, और ये भी क्या कर रहा है? ग्राफ एक जगह कट कर रहा है, तो ये भी 1 1 है। तो सिर्फ ग्राफ को देख के बता सकते हो कि आपका फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं है। इफ वर्टिकल लाइन or horizontal line intersect the function more than once, अगर वो एक से ज्यादा बार काट रही है then it is not 1 1 फंक्शन, क्योंकि जहां दो जगह कट करेगी वहां क्या मिल रहा होगा? सेम आउटपुट मिल रहा होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक नोट कर लो इसको जल्दी। नेक्स्ट चलते हैं इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन। अब ये क्या है? इवन का मतलब होता है फंक्शन f इज इवन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ अगर मैं फंक्शन के अंदर नेगेटिव इनपुट रखूं फिर भी क्या मिले मेरे को? सेम वैल्यूज मिले जो पॉजिटिव पे मिल रही है। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑड फंक्शन क्या बोलता है कि अगर तुम नेगेटिव रखोगे फंक्शन f इज ऑड फंक्शन इफ एंड ओनली इफ अगर मैं नेगेटिव रखूं तो वो सिर्फ क्या करे? बाहर नेगेटिव को बाहर कर दे, बाकी जो पॉजिटिव फंक्शन के लिए ग्राफ मिल रहा है वही मिले। सिर्फ क्या कर दे? नेगेटिव को बाहर ले आए और इवन में कोई चेंज ना करे। पीरियोडिक में क्या होता है? फंक्शन f इज पीरियोडिक फंक्शन with interval t if and only if function f repeats itself after a period t। मतलब वो फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे अगर वो अपनी वैल्यूज को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है टी पीरियड के बाद, मतलब टी इंटरवल के बाद, एक टाइम के बाद, एक इनपुट के बाद वो क्या करने लगे? अपने आप को रिपीट करने लगे। सबको साइन एक्स का ग्राफ याद है? 10th में पढ़ा होगा। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या करता है? यहां तक देखो ये अलग है, इसके बाद ये रिपीट कर रहा है सेम यही रेप्लिका इधर भी आएगा। देखो ये फंक्शन सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये जो इसका इंटरवल है जिसमें अलग है उसको क्या है? टी, क्योंकि टी के बाद क्या करेगा? वो रिपीट करेगा। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? पीरियोडिक। इवन फंक्शन के लिए एग्जांपल सबसे इजी कौन सा रहेगा? एक्स की पावर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर आप f के अंदर -x भी रखते हो तो -x का होल स्क्वायर भी क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? fx हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि fx क्या लिया था? एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन हो जाएगा आपका? इवन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है ये? और ऑड फंक्शन के लिए एग्जांपल क्या होगा आपका? वो भी सिंपल, एक्स क्यूब ले लिया। तो एक्स क्यूब में अगर मैं एक्स की जगह पे -x रखता हूँ तो क्या आ जाएगा? -x का होल क्यूब। किसके इक्वल आ जाएगा? -x क्यूब। और एक्स क्यूब क्या लिया था? fx, तो -f(x).
किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो कैसा फंक्शन हो गया आपका, ऑड फंक्शन। समझ में आ गया। इवन में नेगेटिव वैल्यू रखने पे कोई चेंज नहीं आएगा, ऑड फंक्शन में आपका सिर्फ नेगेटिव सिंबल बाहर आ जाएगा, और पीरियोडिक फंक्शन में आपका फंक्शन रिपीट करेगा आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम और फिक्स इंटरवल ऑफ इनपुट्स। ये क्लियर है यहां तक सबको, नोट कर लो इसको। कर लिया नोट। सिमिट्रीज इन इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन और ऑड फंक्शंस में सिमिट्रीज क्या रहती हैं, जैसे कि अभी आपने क्या देखा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखा, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन था, इवन फंक्शन था। तो इवन फंक्शन में क्या होता है, देयर इज अ सिमिट्री along y एक्सिस। मतलब y एक्सिस के दोनों तरफ क्या होगा, फंक्शन सिमिट्रिक होगा। जैसा y के लेफ्ट में दिख रहा होगा वैसा ही y के राइट में दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, राइट में भी सिमिट्रिकल ग्राफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर का ये होता है। तो सिमिट्री है कि नहीं है, सिमिट्री दिख रही है सबको। तो इवन फंक्शन में क्या होता है, अगर कोई फंक्शन आपको दिख रहा है जो y एक्सिस के दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। मॉड एक्स भी कैसा होगा, इवन फंक्शन। इसकी भी क्या है, सिमिट्री है, लेफ्ट में और राइट में। क्लियर है सबको ये। नेक्स्ट सिमिट्री किसकी, ऑड फंक्शन की। इसको लिख लो पहले जल्दी से। नेक्स्ट सिमिट्री है ऑड की, तो इस पे नाम डाल देते हैं। ये था इवन के लिए, क्या है, देयर इज अ सिमिट्री अलोंग वाई एक्सिस। नेक्स्ट ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की सिमिट्री कहाँ होती है, सबसे इजी एग्जांपल एक्स क्यूब है, लेकिन कुछ और लेते हैं, लोग लेते हैं तो क्या हो, माइनस बाहर आ जाए, साइन एक्स ले लेते हैं। क्या ले लिया, साइन एक्स। तो अगर मैं एफ माइनस एक्स करूंगा क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स, माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, साइन एक्स। और साइन एक्स को मैंने क्या लिया था, एफ एक्स। मतलब क्या आ जाएगा इसमें, माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो मतलब ये फंक्शन कैसा है आपका, ऑड फंक्शन है। अब इसको ड्रॉ करके देखो, फिर आपको सिमिट्री दिखाई देगी। की सिमिट्री कैसे होती है, इसकी होती है रोटेशनल सिमिट्री। रोटेशनल का मतलब क्या है, आपका जो पार्ट है राइट में, आपको उसको एग्जैक्ट रेप्लिका करना है लेफ्ट में, और फिर इसको रोटेट करके ऊपर वाले को कहाँ ले आना है, नीचे। अब मैं आपको अगर डायरेक्ट करके दिखाता हूं, मतलब आपको राइट पार्ट ड्रॉ करना है, कर लिया। उस राइट पार्ट को लेफ्ट पार्ट में क्या करो, रोटेट करो। लेफ्ट पार्ट में आ गया ये रोटेट होके, और फिर इसको क्या कर दो, ऊपर से रिफ्लेक्ट करके नीचे ले आओ। तो देखो बन गया साइन एक्स का ग्राफ, समझ में आ गया। तो ऑड फंक्शन में क्या होती है, सिमिट्री कैसे होती है, पहले इसको लेफ्ट अपने राइट जो पॉजिटिव पार्ट है उसको लेफ्ट नेगेटिव में कॉपी करो, फिर जो ऊपर वाला पार्ट है उसको नीचे, और नीचे वाले को ऊपर। तो अगर ऐसी सिमिट्री दिख रही है तो वो कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन। समझ में आ गया सबको। क्या एक और एग्जांपल एक्स क्यूब का देख लो। एक्स क्यूब का यहाँ ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। मैं सिर्फ एक पार्ट बना रहा हूँ। अब इसका ऑड फंक्शन है, तो उसके नेगेटिव के लिए क्या होगा, पहले इसको कहाँ कॉपी करना पड़ेगा आपको, लेफ्ट में। एज इट इज, एज इट इज क्या करोगे, फ्लिप करोगे, सिमिट्री है तो मिरर में ऐसे दिखाई देगा लेफ्ट में। फिर इसको क्या करेंगे, अभी इवन होता तो ये आंसर होता, लेकिन ये क्या है, ऑड है, तो इसको कहाँ कॉपी करेंगे, नीचे करेंगे। नीचे करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा,
ऐसा बनेगा। यही ग्राफ हमारा किसका होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। समझ में आ गया ऑड फंक्शन में सिमिट्री कैसे होती है? क्लियर है? नोट कर लो इसको। लिखना है तो उसका लिख भी लो टेक्स्ट। देयर इज अ सिमिट्री रोटेशनल कैसे करते हैं? फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे क्या करना है, पहले रिफ्लेक्शन लेना है, उसके बाद क्या करना है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लेना है, देन रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। अगर ये करोगे क्या बन जाएगा आपका, ऑड फंक्शन। समझ में आ गया? ओनली फॉर कौन से पार्ट के लिए करना है ये, सिर्फ ओनली फॉर नेगेटिव एक्स। तो फंक्शन कैसी होगा, अगर ये सिमिट्री आपको दिखाई दे रही है, मतलब राइट वाले पार्ट पर लेफ्ट में रिफ्लेक्ट करो और उसको नीचे ले आओ, अगर ये फंक्शन बन रहा है तो फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। देख लो इसको। तो ये किसके लिए हो गया, और ऑड फंक्शंस के लिए। ऑड फंक्शन कैसे फॉलो करते हैं, अपने पॉजिटिव पार्ट में जो ग्राफ है उसको लेफ्ट पार्ट में कॉपी करते हैं, फिर उसका एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लेते हैं, और अगर ऐसा फॉलो कर रहे हैं तो वो फंक्शन कैसे होंगे आपके, ऑड फंक्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं अब, काउंटिंग फॉर्मूलाज, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से जब बी में जाएंगे कोई मैपिंग लेके, तो वहां पर कितने अलग अलग तरीके के हमको फंक्शन मिलेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि ए में कितने एलिमेंट हैं, एम एलिमेंट है, और बी में कितने एलिमेंट हैं, एन। ठीक है, क्लियर है? तो बताओ ए से बी में हमको कितने अलग अलग तरीके के फंक्शन मिल सकते हैं। तो अगर मैं ये कोई सेट बनाता हूं ए और बी, इसमें कितने एलिमेंट हैं, एम, और इसमें कितने एलिमेंट हैं, एन। और अभी हम लोग मान के चलेंगे कि एम क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, एम क्या है, एन से बड़ा है। लेफ्ट में क्या है, एलिमेंट ज़्यादा है, लेफ्ट में कम है, लेफ्ट में ज़्यादा राइट में कम है। तो अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं पहले एलिमेंट को इनमें से किसी पे भी भेज सकता हूँ, ये अभी जब जा रहा है तो किसी भी एलिमेंट पे मैप हो सकता है, क्या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, नहीं है, कहीं भी मैप हो सकता है। तो इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, एन चॉइसेस हैं। पहले एलिमेंट के पास कितने चॉइस हैं, एन। मान लो इसको आपने कहीं पे क्या कर दिया, लिंक कर दिया, ठीक है, क्या करा इसको कहीं पे लिंक। अब दूसरा एलिमेंट, अब दूसरे एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं, सेम पे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्या कोई उसको प्रॉब्लम है सेम पे जाने पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम नंबर पे क्या कर सकता है, जा सकता है। तो बस फिर से कितनी चॉइसेस हैं, एन चॉइसेस हैं। अगले के लिए भी कितनी चॉइस होंगी, एन ही होंगी। कोई रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस हैं, एन चॉइसेस हैं। कितनी चॉइसेस हैं, एन। और कितने एलिमेंट हैं, एम। तो मतलब मैं इस एन को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, एम टाइम्स। और अगर मैं एन को एम टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आएगा, एन की पावर एम। तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, एन की पावर एम। क्लियर है यहां तक, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन।
फ्रॉम ए टू बी। सेम यहाँ पे एन ए कितने मान रहे हैं हम लोग, एम, एन बी मान रहे हैं एन, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। मैं कैसे निकालेंगे अब, दो सेट ले लिए, फिर से कितने एलिमेंट हैं इसमें, एम, और इसमें कितने एलिमेंट हैं, एन। एम ज़्यादा है, एन कम है। तो अब मान लो मैंने यहाँ से मैपिंग करी, किसी एक पे कर दी, तो पहले वाले एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस थी, एन, पीछे वाले की तरह। लेकिन अगर अब मैं दूसरे एलिमेंट को भी उसी पे मैप कर दूंगा, तो क्या ये फंक्शन वन वन बचेगा, नहीं बचेगा। मुझे कौन से फंक्शन निकालने हैं, वन वन वाले, वन वन बोल रहा हूँ मैं, वन वन फंक्शन निकालने हैं। तो क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके पास ये क्या है, ये वाली ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन क्या हो गया, इसके लिए कम हो गया, तो उसके लिए चॉइसेस कितनी है, टोटल में से एक कम। टोटल में से एक कम है कि भाई कहीं और चले जा, लेकिन मेरे पास इतना था क्योंकि मैं किसी और के पास जा चुका हूं। नेक्स्ट, तीसरे एलिमेंट के लिए भी क्या हो जाएगा, एक चॉइस और कम हो जाएगी, तो n माइनस टू हो जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा, अब ऐसे छोटे से एग्जांपल से देखो, अगर यहाँ एलिमेंट है आपके, कम है ना, इधर इधर ज़्यादा है, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ है सिर्फ दो। इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, दो चॉइसेस। इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, सिर्फ एक। और इनके पास कितनी है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट काउंटिंग पे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। कौन से निकालेंगे, कितने वन वन फंक्शन हैं, फ्रॉम ए टू बी। अब एक चीज दिमाग में याद रखना, ए टू बी निकालना है वन वन फंक्शन। तो अगर यहाँ से यहाँ एलिमेंट मैंने मैप कर दिया, इन सबके पास क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। तो मैं इस पर मैप नहीं कर सकता, के लिए एक और एलिमेंट चाहिए। अगर मान लो मेरे राइट साइड में सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, अब इसको मैप करना ही पड़ेगा तभी फंक्शन बनेगा। अगर इसको इस पर मैप कर दिया तो वन वन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, वन वन के लिए या तो इक्वल एलिमेंट होने चाहिए, या फिर राइट में ज़्यादा होने चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट में ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। तो अगर मैं ए में एलिमेंट है एम और बी में एलिमेंट है एन, कितने, एन, एन में क्या होना चाहिए, ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए एम से, तभी क्या हो पाएगा, हम लोग वन वन फंक्शन निकाल पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, एक चीज पहले देख लो, उससे पहले n फैक्टोरियल क्या होता है। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 को लिखो, उससे छोटे सारे नेचुरल नंबर को लिखते जाओ मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसका जो आंसर निकलेगा वो किसके इक्वल होगा, 5 फैक्टोरियल के। 6 फैक्टोरियल है तो क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के। 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 1 ही लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। आप देखो कैसे करेंगे, कितने एलिमेंट लिए हम लोगों ने इसमें, m, और इसमें कितने लिए हैं, n। फंक्शन ले रहे हैं वन वन ढूंढने हैं, कौन से ढूंढने हैं, वन वन। अभी मैंने बताया था
यहाँ पे अगर एलिमेंट मान लो 3 लिए हैं, राइट साइड में क्या लेने हैं, बड़े लेने हैं, मतलब ज़्यादा लेने हैं। तो इस पहले एलिमेंट के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, टोटल जितने एलिमेंट हैं राइट साइड में, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है मेरे पास उतनी चॉइसेस हैं। राइट साइड में कितने एलिमेंट हैं, n, तो मतलब मेरे पास चॉइसेस कितनी है, n चॉइसेस हैं। ये क्लियर है, कितनी चॉइसेस हैं, n। कितनी चॉइसेस है पहले वाले एलिमेंट के लिए, n चॉइसेस हैं, उसको कहीं भी मर्ज कर सकता हूँ। दूसरे वाले के लिए क्या है, अब मैं इसको सेम जगह पे मर्ज नहीं कर सकता, अगर मैं इसको सेम आउटपुट दे दिया तो क्या ये फंक्शन मेरा 1 1 होगा, नहीं होगा, मतलब मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है। मैं इसको क्या करूंगा, कहीं और दूंगा, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हुआ, मेरा क्रॉस हो गया। क्या हो गया ये वाला ऑप्शन, क्रॉस। मतलब मेरे पास अब n से कितने ऑप्शन बचे अगले के लिए, n-1 बचे। क्लियर। ऐसे ही अब अगला जो एलिमेंट होगा उसके लिए ये दोनों ऑप्शन कट गए, उसके लिए कितने कम हो गए, 2 कम हो गए। ऐसे ही करते हुए जाएंगे, ठीक है। अब ये कितने एलिमेंट हैं, 1 2 और 3। पहले के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 चॉइसेस। दूसरे के लिए 5, तीसरे के लिए 4। बस इतना ही आंसर होगा। क्लियर है। तो जितने लेफ्ट में एलिमेंट, मतलब राइट में जो एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। उन 6 में से 3 को माइनस किया, कितना बचा, 3। मतलब उन 3 वाले नंबर्स को नहीं लेना। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, मेरे को एक कहाँ तक लेके जाना है, बड़ा नंबर क्या है n, मेरे को n-m तक लेके जाना है। ये क्लियर है। सिर्फ n-m तक के एलिमेंट्स के लिए मेरे को चॉइसेस देखनी है, उसके बाद मेरे लेफ्ट के खत्म हो जाएंगे, राइट में बचेंगे। ये क्लियर है। अब इसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, इसमें फॉर्मूले में n फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, अभी बताया, नंबर को कम करते हुए जाओ, n, n-1, n-2, ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे, 3 2 और 1 तक। मुझे कहाँ तक के नंबर चाहिए, n-m तक के। तो क्यों ना मैं n-m के बाद वाले जो नंबर हैं उससे इसको डिवाइड कर दूं। वो कैसे होंगे, n-m फैक्टोरियल वाले। वो क्या करेगा, यहाँ पे कहीं n-m होगा तो इसको काट देगा, तो सिर्फ कितने नंबर बचेंगे, n-m तक के बचेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन n-m फैक्टोरियल। क्लियर है, ये नोट कर लो इसको। डन। फॉर्मूला किसका हो गया ये आपका, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन n फैक्टोरियल अपॉन n-m फैक्टोरियल। तो अगर मेरी n की वैल्यू है 5 और m की वैल्यू है 2, मतलब एक साइड लेफ्ट में 2 है, राइट में 5 है, तो आंसर कितना होगा, ऊपर करो 5 फैक्टोरियल, नीचे करो 5-2 फैक्टोरियल। ऊपर क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 5 इंटू 4, मतलब 20 मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। इसको बोलते हैं NPR, लेकिन NPR 11th का टॉपिक हो सकता है तुम लोगों ने अभी ना पढ़ा हो, अभी 11th स्टार्ट की हो, इसलिए मैंने उसको NPR नहीं लिखा है अभी, ठीक है, क्योंकि 11th 12th दोनों के लिए कंबाइन चल रहा है अभी। ऑन टू का भी जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ लोगे। अब पढ़ लेते हैं जो इजी है, वो है अब नंबर ऑफ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब जो 1 1 और ऑन टू दोनों हैं, या फिर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल के लिए क्या चाहिए, 1 1 और ऑन टू दोनों चाहिए, 1 1 और ऑन टू दोनों चाहिए। तो अगर 1 1 चाहिए तो इसका मतलब क्या है, राइट साइड में एलिमेंट ज़्यादा होने चाहिए, है ना। अगर राइट साइड में एलिमेंट कम होंगे तो मुझे लेफ्ट में तो सबकी इमेज चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दो लोगों को एक जगह जोड़ना पड़ेगा अगर राइट में कम है तो। अगर राइट में ज़्यादा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना।
1 1 है मेरा फंक्शन, राइट में ज़्यादा है, लेकिन अब मुझे ऑन टू भी चाहिए। ऑन टू का मतलब राइट में कोई बचना नहीं चाहिए, तो मतलब मेरे को एक्स्ट्रा नंबर भी नहीं चाहिए। तो मतलब कितने हो गए अब, 5 राइट में और 5 लेफ्ट में। मतलब इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होगी आपकी, कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। मतलब एम किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। समझ में आ गया। तो अगर इसमें एम एलिमेंट है और इसमें एन एलिमेंट है, एम है और इसमें एन है, कैसे निकालेंगे। बाइजेक्टिव के लिए 1 1 होना चाहिए और ऑन टू हो जाएगा अगर ये फंक्शन में एलिमेंट, मतलब इस सेट में दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अगर मैं 1 1 कर रहा हूँ, मतलब किसी भी दो को एक जगह नहीं भेज रहा, तो आपकी एक एक मैपिंग होगी। अगर 3 एलिमेंट को मैप कर रहा हूँ, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 1 1 नहीं करना, तो इसको इधर करूंगा। अब इसको इधर नहीं कर सकता, मतलब इसको कहीं और करना पड़ेगा, इसको कहीं और करना पड़ेगा। मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं, तो मैं जैसे ही 1 1 करूंगा मुझे ऑन टू अपने आप मिल जाएगा, और अगर मैं ऑन टू करूंगा तो मुझे 1 1 अपने आप मिल जाएगा। मतलब दोनों क्या है, कोरिलेटेड हो गए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है। तो पहले वाले एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं, एन। दूसरे एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 1 1 नहीं कर सकता, 1 1 रखना है तो मतलब सेम एलिमेंट में नहीं कर सकता, मतलब एक एलिमेंट कम हो गया। फिर n-2, लास्ट तक जाते जाऊंगा 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी को क्या बताया मैंने अभी, n फैक्टोरियल। मतलब नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन आपके कितने हो गए, n फैक्टोरियल। क्लियर है ये। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक आज का। अब इसके बाद सिर्फ क्या बची है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आप लोग अच्छे से पढ़कर आएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उन सारे फंक्शंस की डोमेन, उनकी रेंज, और इनवर्स फंक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। फंक्शन को क्या करना है, 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है। तो 1 1 प्रूफ कैसे करते हैं, इमेज को इक्वल मानते हैं और एलिमेंट को इक्वल प्रूफ करते हैं। ऑन टू फंक्शन में क्या करते हैं, उसकी कोडोमेन को उसकी रेंज के इक्वल प्रूफ करते हैं। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। उससे हम लोग निकालेंगे उसका इनवर्स। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़े जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, इन सब की कोडोमेन और रेंज। उसके बाद हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फंक्शन पढ़ा। फिर ग्राफ कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं प्लस माइनस के करने पे, इनपुट में आउटपुट में मॉड लगाने पर। समझ में आ गया। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन में सिमिट्रीज कैसे होती हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करके रखनी है जब तक कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड ना करूँ। किस पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय, लाइक शेयर करना मत भूलना।